हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, जो कि क्लास 8 यूनिट नंबर 2 का फर्स्ट टॉपिक है। दैट मीन्स कि आपका चैप्टर नंबर 4 है। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए थे और कुछ बच्चों के मैसेजेस भी थे कि मैम आप पहले हमें चैप्टर नंबर 4 करवा दीजिए। ठीक है, जो कि मतलब इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो फिर मैंने आपके लिए पहले ये वीडियो बनाई है, इसके बाद मैं आपको जो चैप्टर नंबर 3 है वो भी करवा दूंगी। ठीक है, तो आपकी जो यूनिट नंबर 2 है उसका नेम है वैल्यूज एंड डिस्पोजिशंस, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है अ टेल ऑफ वेलर। टेल मतलब स्टोरी। ठीक है, वेलर मतलब करेज, वीरता, एक वीरता की कहानी। मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द बैटल ऑफ बडगाम। ये जो स्टोरी है किसकी है? मेजर सोमनाथ शर्मा की। एंड द बैटल ऑफ बडगाम, बडगाम जैसे आपने अगर पहलगाम नाम सुना ही होगा, अभी रिसेंट जो है एक अटैक भी हुआ था। तो पहलगाम कहाँ है? कश्मीर में। तो ऐसे ही जो बडगाम है वो भी कश्मीर का एक पार्ट है, कश्मीर का एक गांव है। तो वहां पर जो लड़ाई हुई थी उसकी स्टोरी है और उसमें मेजर सोमनाथ शर्मा जी का जो रोल रहा था वो उसकी स्टोरी है। ठीक है, अब मेजर सोमनाथ शर्मा जी कौन थे? ये जो मेजर सोमनाथ शर्मा है, अगर आपने नाम सुना हो पीवीसी, दैट मीन्स परमवीर चक्र। परमवीर चक्र क्या है? इंडिया का मतलब एक अवार्ड है, एक जो है मतलब एक क्या बोलेंगे उसको, डिस्टिंक्शन है, जो कि कब दिया जाता है? जब कोई सैनिक युद्ध के टाइम पे, ठीक है, युद्ध के टाइम पे जो अपनी वीरता है, अपना जो करेज है उसको दिखाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास मतलब एक लंबी लिस्ट है जिसमें ऑलमोस्ट 21 रेसिपेंट्स के जो नेम है, उसमें जिनको आज तक परमवीर चक्र मिला है, उसमें पहला जो नाम है वो है मेजर सोमनाथ शर्मा जी का। मतलब मेजर सोमनाथ शर्मा जी वो परमवीर चक्र को लेने वाले पहले जो है व्यक्ति थे। और लास्ट जो है वो किसको मिला था? विक्रम बत्रा। ठीक है, विक्रम बत्रा को तो आपने सबने नाम सुना ही होगा, शेरशाह मूवी भी देखी होगी। ठीक है, तो जो लास्ट है वो मिला था विक्रम बत्रा को, जो कि मतलब उनकी भी डेथ के बाद उनको मिला। और जो मेजर सोमनाथ शर्मा है, इन्होंने जो बैटल ऑफ बडगाम में जो रोल प्ले किया था और मतलब उनकी डेथ हो गई थी उसमें। ठीक है, डेट है 3 नवंबर 1947, जस्ट हमारी जो है इंडिपेंडेंस के टाइम के बाद की बात है, थोड़े टाइम के बाद की। तो उसमें जो मेजर सोमनाथ शर्मा है वो शहीद हो गए थे, तो उनको मरने के बाद ये जो अवार्ड है ये मिला था परमवीर चक्र, और उस टाइम ये पहली बार दिया गया था। ठीक है, तो सोमनाथ शर्मा के बारे में नोटवर्दी क्या है कि वो फर्स्ट रेसिपेंट है किस चीज के? परमवीर चक्र के। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कुछ प्री रीडिंग एक्टिविटीज हैं, मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी है और काफी टाइम लगने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, वर्क इन पेयर, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। आपको जो है अपने व्यूज शेयर करने हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी? अगर आपने रिपब्लिक डे परेड देखी है तो आप उसके बारे में अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। नहीं देखी है तो आप ये बता सकते हो कि आपका भी मन है, आप जो है किस टाइप के वहां पे जो इवेंट्स होते हैं, जैसे अलग अलग जो स्टेट्स की टैब्लो निकलती हैं, है ना, झांकियां वगैरह, या आप परेड देखना चाहते हो, या आप एनसीसी ट्रूप्स की जो परेड है, परफॉर्मेंस है वो देखना चाहते हो, एरियल जो होता है एयरफोर्स वालों का जो प्रेजेंटेशन होती है, परफॉर्मेंस होती है, वो देखना चाहते हो। वट एवर आपको अपने व्यूज शेयर करने हैं। वट आर द हाईलाइट्स ऑफ दिस परेड? जो मैंने अभी आपको बताया वही इसके हाईलाइट्स भी हैं, जैसे टैब्लो होता है, ठीक है, झांकियां निकलती हैं, एयरफोर्स वालों की जो प्रेजेंटेशन होती है, अलग अलग जो हमारे पास हथियार हैं, हमारे पास जो प्लेन्स वगैरह हैं वो सब डिस्प्ले किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं लोगों को। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया। वट ब्रेवरी अवार्ड्स आर गिवन ऑन दिस डे, हु रिसीव्स देम? तो किस तरह के ब्रेवरी अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है, और उनको कौन रिसीव करता है? इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आप गूगल पे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और आप अपने व्यूज शेयर करने हैं आपको। नेक्स्ट है वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड डिस्कस। आपको 4 के ग्रुप में डिस्कस करना है। व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ सोल्जर शुड हैव? एक सोल्जर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो वही देशभक्ति, ठीक है, करेज, डिसिप्लिन। ठीक है, ये सब आपको क्वालिटीज बतानी है। इसके अलावा जो भी आपको और लगता है, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ओके, अपनी ड्यूटी के प्रति डेडिकेशन होनी चाहिए, अपने कंट्री से जो है वो एक लव होना चाहिए अनकंडीशनल। जो आपको लगता है वो आपको शेयर करना है। इफ यू हैड टू शेयर अ मैसेज विद अ सोल्जर, अगर आपको एक सोल्जर को मैसेज देना है, व्हाट वुड इट बी? आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मे बी आप उसको कुछ सजेशन देना चाहेंगे, मे बी आप उसको कोई स्टोरी सुनाना चाहेंगे, मे बी आप उसको थैंक यू बोलना चाहेंगे, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं। जो आपका मैसेज हो वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी इसको स्किप करवा रही हूँ, क्यों? क्योंकि चैप्टर काफी लंबा होने वाला है,
तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड। मेरा देश रे, मेरा देश हुआ रे रोशन, ले कुर्बान किया तुझ पे ये तन मन। अब आपको ये लाइन से पता चल ही गया होगा कि मेरा देश हुआ रे रोशन और तुझ पे कुर्बान किया, दैट मीन्स कि मैंने अपना अपना सब कुछ जो है वो तुम्हें सौंप दिया है, तुम्हारे ऊपर से वार दिया है, तन मन जो भी, ठीक है। ये आप देख सकते हो 75th आजादी का अमृत महोत्सव। और ये आपको जो है सामने एक पिक्चर है मेजर सोमनाथ शर्मा जी की, परमवीर चक्र इसमें बना हुआ है। मेजर सोमनाथ शर्मा 1923 में उनका जन्म हुआ था, 1947 में उनकी डेथ हो गई थी, दैट इज 3 नवंबर 1947, ठीक है। उसके बाद ये है इनका जो रेजिमेंट था, जिस रेजिमेंट में उस टाइम ये ऑन ड्यूटी थे, कुमायूं रेजिमेंट क्रेस्ट, ये उसका जो है फ्लैग, ये क्रेस्ट की जो है फोटो है, ठीक है, पिक्चर है यहाँ पर। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टोरी। तो अब ध्यान से सुनना, कोई भी चीज स्किप मत करना, क्योंकि अगर स्किप कर दोगे तो फिर आपको एक मतलब प्रॉपर समझ नहीं आएगा। एक बार अगर चैप्टर ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो दिस इज अ ट्रिब्यूट टू द वैलियंट मेजर सोमनाथ शर्मा। अब ये जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर है, ये क्या है? ये एक श्रद्धांजलि है, ट्रिब्यूट है, किसके लिए? जो वीर हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है। वैलेंट मतलब वीर, करेज, ओके, करेजियस, मेजर सोमनाथ शर्मा के लिए। अब वो कौन थे? इंडियाज फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ द परमवीर चक्र, हुज नेम इज एच्ड इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। एनल्स मतलब रिकॉर्ड्स। अब सोमनाथ शर्मा कौन थे? इंडिया के पहले रेसिपेंट थे, परमवीर चक्र को लेने वाले थे। उनका जो नाम है, एचड मतलब परमानेंटली फिक्स्ड इन समवन्स मेमोरी, उनका जो नाम है हिस्ट्री में, इतिहास के जो रिकॉर्ड्स हैं उनके अंदर परमानेंटली है, लिखा गया है, ठीक है। उनके जो मेजर रोल के लिए, मतलब उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया, उनके बलिदान के लिए, उनका जो नाम है वो परमानेंटली हमारी हिस्ट्री में लिखा जा चुका है, मतलब उसको कोई मिटा नहीं सकता, ओके। हिज ब्रेवरी, उनकी वीरता, एंड सेक्रीफाइस, उनका त्याग, बलिदान, स्टैंड एज अ बीकन ऑफ इंस्पिरेशन फॉर जनरेशंस। बीकन क्या होता है? लाइक अ लाइट हाउस, लाइक अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मतलब उनकी जो बलिदान था, उनकी जो वीरता है, वो हमारी बहुत आने वाली जनरेशंस के लिए, मतलब बहुत सारी जनरेशंस के लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स है, इंस्पिरेशन का मतलब एक पॉइंट है जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है। एट एवरी इंटरसेक्शन, कहते कहीं पे किसी भी मोड़ पे अगर बात होती है ऑफ पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की, मतलब देशभक्ति से रिलेटेड कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी मोड़ है, इंटरसेक्शन होता है जहां पे दो चीजें एक दूसरे को मिलती हैं, जैसे ये दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। सो एट एवरी इंटरसेक्शन ऑफ पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की किसी भी टॉपिक को आप उठा लीजिए, वेदर थ्रू द नेशनल वॉर मेमोरियल, चाहे आप नेशनल वॉर मेमोरियल की बात कर रहे हो, ओके, सोल स्टीरिंग पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, कोई पैट्रियोटिक सॉन्ग्स की बात कर रहे हो, बुक्स की बात कर रहे हो, स्टोरीज की बात कर रहे हो, रिकाउंटिंग एक्ट्स ऑफ वैलर, जो कि मतलब वीरता की कहानियों की बात करते हो, और द सेलिब्रेशंस ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, चाहे आप आजादी का अमृत महोत्सव की बात कर रहे हो, उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है। हिज मेमोरी इज ऑनर्ड, मतलब हर जगह पे जो मेजर सोमनाथ शर्मा है उनका नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि अब उनका काम ही इतना इंपॉर्टेंट उन्होंने किया था, इतना बड़ा सेक्रीफाइस दिया अपनी लाइफ को हमारे देश के लिए, आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी देशभक्ति का जिक्र होता है तो उनका नाम जो है वो जरूर लिया जाता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हम करें, मतलब अगर हम कोई सॉन्ग सुनेंगे तो भी वीरों का नाम आएगा, है ना। तो ऐसे वो यहाँ पर ये बता रहा है, मतलब राइटर जो है वो ये कहना चाहता है कि एट एवरी इंटरसेक्शन ऑफ पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की कोई भी बात हो, चाहे वो नेशनल वॉर मेमोरियल हो, चाहे कोई सॉन्ग, चाहे कोई बुक, चाहे कोई स्टोरी, चाहे कोई सेलिब्रेशन आजादी का अमृत महोत्सव का, तो उनकी जो मेमोरी है उसको ऑनर जरूर किया जाता है, उनका जो नाम है वो जरूर लिया जाता है। मेजर सोमनाथ शर्मा's लेगेसी ऑफ करेज एंड डिवोशन टू द नेशन रिमेन्स फॉरएवर अलाइव। मेजर सोमनाथ शर्मा का जो करेज एंड डिवोशन टू द नेशन, और जो अपने देश के प्रति जो डिवोशन थी वो हमेशा जिंदा रहेगी, रिमेन्स फॉरएवर अलाइव मतलब हमेशा 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 जिंदा रहेगी, रिमाइंडिंग अस ऑफ द अल्टीमेट प्राइस पेड फॉर आवर फ्रीडम, और ये हमें याद दिलाती रहेगी कि हमने फ्रीडम के लिए कितना बड़ा जो मतलब कीमत है वो चुकाई है, वो चीज हमें वो हमेशा याद करवाती रहेगी, ठीक है। द सीरीन, अब यहां से तो ये तो हो गया चैप्टर की स्टार्टिंग में, मतलब इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि हम किसके बारे में बात करेंगे, मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में बात करेंगे। क्यों बात करेंगे?
क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक मतलब हमारे हिस्ट्री का पार्ट बन चुके हैं। परमवीर चक्र के फर्स्ट रेसिपेंट थे। अपार्ट फ्रॉम दैट उनका जो पेट्रियोटिज्म, उनका जो डिवोशन टू द नेशन और उनका जो वेलोर था, करेज था, वो हम सब के लिए एक एग्जाम्पल है। उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो यहाँ तक तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब उसके बाद कहते हैं कि हुआ क्या था। द सीरीन, सीरीन होता है पीसफुल, ठीक है। द सीरीन कश्मीर वैली, जो सुंदर सी कश्मीर की वैली है, पीसफुल, इन द शेडोज ऑफ द मेजेस्टिक हिमालयस, और जिसमें की शानदार हिमालय की जो पहाड़ियां हैं, विटनेस्ड अ टेल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरोइज्म। उस दिन मतलब उस दिन क्या हुआ था, जो कश्मीर घाटी थी जो कि हिमालय की शानदार पहाड़ियों के बीच में, उसने उस दिन एक विटनेस किया था। विटनेस क्या होता है, मतलब सामने से देखना, चशमदीद जिसको हम बोलते हैं ना, गवाह, मतलब जिसने अपनी आंखों से देखा हो। तो उस दिन कश्मीर वैली ने अपनी आंखों से एक स्टोरी देखी थी, एक टेल देखी थी, स्टोरी देखी थी, किस चीज की, एक अद्भुत हीरोइज्म, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरोइज्म एंड सेक्रीफाइस टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन बॉर्डर्स। मतलब उस दिन कश्मीर की वादियों ने, हिमालय की जो शानदार पहाड़ियों के बीच में है, उसने उस दिन एक स्टोरी अपनी आंखों से देखी थी कि कैसे किसी ने अपनी लाइफ को भारत की मतलब इंडियन बॉर्डर्स की इंटीग्रिटी, मतलब अखंडता जिसको हम बोलते हैं, जिसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपना सेक्रीफाइस दे दिया था। अब आप यहाँ पे ये पिक्चर में भी देख रहे हो ना, देखो ये जैसे हिमालय की पहाड़ियां हो गई, ये सब जो है कश्मीर की वादियां हैं, ये सब चीजें जो है उस चीज की गवाह हैं। अब हम तो वहां पे उस टाइम प्रेजेंट नहीं थे, ना ही राइटर था, ना ही कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल थे, ना हम लोग थे, है ना। लेकिन ये जो वादियां हैं, ये जो वैलीज हैं, इन्होंने उस दिन ये जो पूरा सीन था अपनी आंखों से देखा था। पोइट यहाँ पे, राइटर यहाँ पे ये कहना चाहता है, ठीक है। द डे बिगेन, अब उस दिन हुआ क्या था, द डे बिगेन विद द साइलेंस ऑफ कोल्ड नवंबर डॉन, मतलब नवंबर का मंथ था, अर्ली मॉर्निंग, सुबह का टाइम था, तो दिन स्टार्ट होता है एक साइलेंस के साथ, बट एंडेड विद एकोज ऑफ करेज, लेकिन करेज की गूंज के साथ वो उस दिन एंड हुआ था डे। मतलब स्टार्टिंग तो हुआ था तो सब कुछ पीसफुल था, लेकिन शाम तक जब खत्म हुआ दिन, तब जाके वो एक मतलब ऐसी गूंज में कन्वर्ट हो गया था, दैट सर्व्ड एज इंस्पिरेशन फॉर जनरेशंस टू कम, मतलब जिसको हम आज भी महसूस कर सकते हैं, जिनसे हम आज भी मतलब आने वाली जो जनरेशन है उनको इंस्पिरेशन मिलेगी। तो इस दिन का एंड जो है वो ऐसे हुआ था। अब हुआ क्या था, दिस इज द स्टोरी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द ब्रेव मैन दैट ही led on a mission to protect the Srinagar airport from falling into the hands of guerrilla force trained and backed by Pakistan. तो अब ये किसकी स्टोरी है, मेजर सोमनाथ शर्मा की स्टोरी है, और एक उस ब्रेव इंसान की स्टोरी है जिसने एक मिशन को लीड किया था, किस चीज के लिए, श्रीनगर एयरपोर्ट को गुरिल्ला फोर्स जो है, मतलब पाकिस्तान जिसको सपोर्ट कर रहा था, जिसको पाकिस्तान ने ट्रेन किया था, उस गुरिल्ला फोर्स के हाथों में जाने से श्रीनगर एयरपोर्ट को बचाया था। क्योंकि अगर उस दिन मेजर सोमनाथ शर्मा मतलब काम ना करते, उस दिन अगर वो पीछे हट जाते, तो आज जो कश्मीर है वो हमारा ना होता, वो पाकिस्तान का पार्ट बन चुका होता, ठीक है। क्योंकि उनका जो टारगेट था उस दिन, गुरिल्ला फोर्स जो है वो आई थी, जिसको पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया था, और उसने श्रीनगर एयरपोर्ट को जो अपना टारगेट बनाया था, ठीक है। तो उस दिन जो मेजर सोमनाथ शर्मा ने किया था और उन्होंने जैसे उस मिशन को लीड किया था, ये चैप्टर उस चीज की स्टोरी है। दिस इज अ स्टोरी ऑफ, अब ये और किस चीज की स्टोरी है, हाउ 90 मैन, कि कैसे 90 आदमियों ने मैनेज टू फॉइल द प्लान ऑफ सम 500 इनफिल्ट्रेटर्स हु वांटेड टू कैप्चर श्रीनगर एंड द कश्मीर वैली एंड डिलीवर अ ब्लो टू न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब ये इस चीज की भी स्टोरी है, कहानी है, कि कैसे 90, सिर्फ 90 आदमियों ने, मतलब 90 जो हमारे आर्मी मैन थे, उन्होंने कैसे उन 500 इनफिल्ट्रेटर्स, क्या होता है, पीपल हु सीक्रेटली इन्वेड, जो चोरी छिपे अंदर घुसते हैं, ठीक है, मतलब जो सीक्रेटली वहां पर आए थे, जिनके इरादे अच्छे नहीं थे, ऑब्वियस है एविल इंटेंशंस के साथ आए थे, उन 500 बंदों का प्लान कैसे उन्होंने फेल किया था। और उन 500 बंदों का प्लान क्या था, दे वांटेड टू कैप्चर श्रीनगर, वो श्रीनगर पे कब्जा करना चाहते थे, एंड द कश्मीर वैली, और कश्मीर वैली पे भी अपना कब्जा करना चाहते थे, एंड
डिलीवर अ ब्लो का मतलब होता है कि जैसे झटका देना, ठीक है, या किसी चीज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना, ठीक है। और वो जो एक नया नया अभी इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया, उसको एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ऑब्वियस सी बात है, अगर देखो 3 नवंबर ऑफ 1947 की तो बात है, 15 अगस्त 1947 को तो इंडिया इंडिपेंडेंट ही हुआ। अगस्त के बाद क्या हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, है ना। विद इन 3 मंथ्स मतलब उन्होंने एक प्लान बनाया, और कश्मीर को अगर वो अपने अंडर करना चाहते थे, क्योंकि कश्मीर को लेके तो सारा झगड़ा ही था, ठीक है। वो बोलते हैं ना, कश्मीर इज अ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। सो यही तो लड़ाई का कारण है। तो अगर उस दिन वो कश्मीर पे कब्जा कर लेते, तो ऑब्वियस ही बात है इंडिया को कितना बड़ा लॉस होता, है ना। अभी भी हम तो मतलब पूरा उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते ही हैं। सो ये जो है मतलब उस दिन उनका प्लान ये था कि इंडिया को एक बहुत बड़ा झटका देना था, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना था। द इवेंट्स दैट लेड टू द बैटल ऑफ बडगाम, अब कहता है जो उस दिन बैटल ऑफ बडगाम हुई थी, जो उस दिन लड़ाई हुई थी बडगांव में, अब उसके जो इवेंट्स थे, उसके जो रीजंस थे, वो पहले ही स्टार्ट हो गए थे। स्टार्टेड इन अगस्त 1947, जैसे ही भारत आजाद हुआ, मतलब अगस्त 1947 में ही ये चीज स्टार्ट हो गई थी। अब उन्होंने किया क्या था, व्हेन पाकिस्तान लॉन्च ऑपरेशन गुलमार्ग टू एनेक्स द कश्मीर वैली। अब उस दिन क्या था, मतलब उस टाइम पे क्या हुआ था, अगस्त 1947 में ये चीज स्टार्टिंग हो गई थी, जब पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन गुलमार्ग। और अब ये गुलमर्ग भी क्या है, ये भी कश्मीर में एक प्लेस है, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस है, अब तो लोग वहां घूमने जाते हैं। ऑपरेशन गुलमर्ग जो उसने लॉन्च किया था, किस चीज के लिए, टू टेक पोजेशन ऑफ, एनेक्स का मतलब किसी चीज पे अपना हक जमा लेना, टू टेक पोजेशन ऑफ द कश्मीर वैली, कि कश्मीर वैली पे अपना हक जमाने के लिए उसने ये ऑपरेशन चलाया था। दिस वॉज इन वायलेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। अब ये क्या था, ये एक जो एग्रीमेंट हुआ था विद हरि सिंह द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा थे हरि सिंह, उनके साथ जो एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, हु हैड कमिटेड पाकिस्तान नॉट टू अटैक द स्टेट, जिन्होंने ये मतलब पाकिस्तान को कमिट करवाया था कि वो कश्मीर स्टेट पे, कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर पे हमला नहीं करेंगे। मतलब क्या हुआ था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, विद हरि सिंह द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने वो एग्रीमेंट करवाया था, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर पे अटैक नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने इसी को वायलेट कर दिया, मतलब इसी एग्रीमेंट को तोड़ दिया, ठीक है, इसको निभाया नहीं। हाउएवर इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग द कमिटमेंट, कि इस कमिटमेंट को ऑनर करने की बजाय उन्होंने क्या किया, द पाकिस्तानी आर्मी ट्रेन्ड एंड इक्विप्ड अराउंड 1000 इन्वेडर्स, जो पाकिस्तानी आर्मी थी उसने ट्रेन कर दिया, मतलब ट्रेनिंग दी, और उनको इक्विपमेंट्स दिए, मतलब हथियार दिए, किनको, 1000 इन्वेडर्स, मतलब ऑलमोस्ट 1000 जो है इन्वेडर्स थे, ऐसे लोग थे जो कि कश्मीर में चुपचाप घुसने वाले थे, हु पोजेस्ड डीप नॉलेज ऑफ, और उनको ट्रेनिंग में मतलब इतना कुछ सिखाया गया था कि उनके पास बहुत ही डीप नॉलेज थी ऑफ माउंटेन पासेस, मतलब पहाड़ियों में से कहाँ से रास्ता है, कहाँ से जाना है, ये सब उनको पता था। एंड द लोकल टेरेन टू एंटर कश्मीर, उनको ये भी पता था कि कश्मीर में कहाँ से एंट्री करनी है। एंड टेक कंट्रोल ऑफ स्ट्रैटेजिक लोकेशंस, और उनको ये भी पता था कि जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं, जैसे कि श्रीनगर एयरपोर्ट, जो मेन मेन लोकेशंस हैं, उनमें कैसे कंट्रोल करना है। मतलब उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से की गई थी, उनको पूरी नॉलेज देकर, पूरे हथियार देकर वहां पर भेजा गया था। द अल्टीमेट गोल ऑफ, उनका जो अल्टीमेट गोल था वो क्या था, ऑफ देयर प्लान वॉज टू इंजीनियर अ रिवॉल्ट इन कश्मीर। इंजीनियर क्या होता है, इंजीनियर आपने सुना होगा सिर्फ कि मतलब जो लोग इंजीनियर होते हैं ना, जो ये कोई चीज बनाते हैं, मतलब किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, मैकेनिकल इंजीनियर हो गए, लेकिन यहाँ पे जो इंजीनियर है इसका मतलब है सीक्रेटली प्लानिंग, ठीक है, सीक्रेट प्लानिंग। मतलब क्या था, उनका जो अल्टीमेट गोल था वो क्या था, मतलब अल्टीमेट गोल ऑफ देयर प्लान, उनका जो प्लान था ना, उसका जो अल्टीमेट गोल क्या था, कि कश्मीर के अंदर एक विरोध जो है उसको प्लान करना है सीक्रेटली, मतलब लोगों को भड़काना है और लड़ाई झगड़े करवाने हैं, ओवर थ्रू द गवर्नमेंट, और सारी जो सरकार है उसको गिरा देना है। मतलब देखो, जब
जब कभी भी ऐसे लड़ाई झगड़े होते हैं तो पब्लिक जो होती है वो गवर्नमेंट को ही दोष देती है ना। तो फिर वो गवर्नमेंट को मतलब हटा देते हैं या इमरजेंसी लग जाती है एंड कैप्चर द टेरिटरी, और पूरी जो टेरिटरी थी वहां का जो एरिया था उसके ऊपर अपना कब्जा करना था। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप एक बार वीडियो थोड़ा बैक करके दोबारा से देखिए। ठीक है, फिर भी मैं एक बार इन अ नटशेल दोबारा बता रही हूँ कि हुआ क्या था उस दिन। ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी ने 1000 जो लोग थे, मतलब एक हिसाब के आप टेररिस्ट कह सकते हो, टेररिस्ट जो थे, इन्वेडर्स थे, उनको ट्रेनिंग देके पूरी, उनको पूरे हथियार देके कश्मीर में भेज दिया था। ठीक है, अब उन्होंने क्या करना था, उन्होंने अच्छी अच्छी लोकेशंस के ऊपर अपना कब्जा करना था और बाद में वहां बैठकर वहां रहकर अपना एक प्लान बनाना था जिसके थ्रू उन्होंने क्या करना था, पूरे कश्मीर के ऊपर कब्जा करना था और गवर्नमेंट को गिराना था, मतलब गवर्नमेंट हटानी थी वहां से और अपना रूल चलाना था। ठीक है, और लोगों को भड़काना था, मतलब ये सब उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग थी। इफ दे हैड सक्सीडेड, अब यहाँ पर देखो ये जो है ना, अगर आपने लास्ट वीडियोस मेरी देखी होगी तो मैंने आपको कंडीशनल वाला पार्ट एक करवाया था, फिर से यहाँ पे देखो कंडीशनल है। इफ दे हैड सक्सीडेड, अगर उस दिन वो कामयाब हो जाते, इट वुड हैव अलाउड देम टू कंट्रोल स्ट्रेटेजिक माउंटेन पासेस, पीक्स एंड रिवर्स। तो उनका मतलब स्ट्रैटेजिक जो माउंटेन पासेस थे, जो हमारे मतलब हिमालयों के अंदर जैसे नाथुला पास है या रोहतांग पास है ना, जो जाने के लिए रास्ते का काम करता है, वो पासेस पे, पीक्स पे, बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे और रिवर्स पे, सब पे उनका कंट्रोल हो जाता। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामर बता देती हूँ, ये थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल कहाँ होता है, जहां पर काम खत्म हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, अब उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम जस्ट ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता, लेकिन वो हुआ नहीं। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज द रिजल्ट। तो यही है, अगर उस दिन वो सक्सेसफुल हो जाते तो उनका कब्जा हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, वो फेल हो गए थे। ठीक है, और किसकी वजह से, मेजर सोमनाथ शर्मा जी की वजह से। ऑन 22 अक्टूबर, ठीक है, अब 22 अक्टूबर की बात है, ऑपरेशन गुलमर्ग वॉज लॉन्च्ड, उस दिन ऑपरेशन गुलमर्ग स्टार्ट हुआ एंड दीज इन्फिल्ट्रेटर्स इन्वेडेड कश्मीर, और ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे, ये जो इन्वेडर्स थे, ये कश्मीर के अंदर चोरी छिपे घुस आए, विच लेड टू द प्रिंसली स्टेट बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इंडिया ऑन 26 अक्टूबर 1947। अब जिसकी वजह से क्या हुआ था, जो प्रिंसली स्टेट जो थी, मतलब जो ये कश्मीर का जो पार्ट था, वो जो है इंडिया का पार्ट बन गया था ऑन 26 अक्टूबर 1947 को। मतलब क्या था, 22 अक्टूबर को ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, वो वहां पर आ गए। अब आगे क्या हुआ, इन रिस्पॉन्स टू दिस इन्वेजन, जब पता लगा गवर्नमेंट को कि ऐसे ऐसे करके वहां पे वो घुस आए हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंड इट्स ट्रूप्स टू डिफेंड द पीपल ऑफ कश्मीर एंड इंडियाज बॉर्डर ऑन 27 अक्टूबर 1947। जब गवर्नमेंट को पता लगा तो उन्होंने साथ के साथ अपनी जो ट्रूप्स, एक मिनट, हाँ, ट्रूप्स का मतलब क्या होता है, टुकड़ियां, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स। ठीक है, अपने ट्रूप्स भेजे किस चीज के लिए, कश्मीर को लोगों को बचाने के लिए और इंडिया के बॉर्डर को बचाने के लिए, 27 अक्टूबर 1947 को, क्योंकि जैसे ही पता चला उनको कि वहां पर कुछ हरकत हो रही है, कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है, तो उन्होंने साथ के साथ अपनी आर्मी जो है वहां पर भेज दी। A contingent of troops posted to Jammu and Kashmir was airlifted into श्रीनगर। अब वहां पे जो एक ट्रूप्स का जो ग्रुप था, ठीक है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड था, उनको एयरलिफ्ट करवा के, मतलब बाय एयर उनको श्रीनगर भेजा गया। क्यों, बिकॉज द लैंड रूट थ्रू पठानकोट वॉज नॉट इन गुड कंडीशन, क्योंकि उस दिन जो लैंड रूट था, जो रोड का जो रास्ता था जो पठानकोट से होकर जाता था, वो अच्छी कंडीशन में नहीं था। ऑन 31 अक्टूबर, अब 31 अक्टूबर को क्या हुआ, द डी कंपनी का मतलब, कंपनी यहाँ पर ना कोई वो नहीं है, मतलब कोई चीजें बनाने वाली कंपनी नहीं है, यहाँ पर ये जो है एक आर्मी लाइफ से जो रिलेटेड एक टर्म है वो है, मतलब जो आर्मी में जो मतलब सोल्जर्स होते हैं ना, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे 10 सोल्जर्स का एक सेक्शन होता है, सेक्शन के बाद जैसे कुछ सेक्शंस को मिला के प्लेटून बनाई जाती है, प्लेटून से फिर कंपनी बनाई जाती है, ब्रिगेड होता है, अलग अलग ये जो है डिविजन्स होते हैं, तो उसी में ये कंपनी, ये उनकी कंपनी का नाम था, मतलब कंपनी का मतलब यहाँ पे क्या है कि ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, जो कि मेजर सोमनाथ शर्मा के साथ जो कुछ सोल्जर्स भेजे गए थे, उनकी कंपनी डी कंपनी ऑफ द 4th बटालियन ऑफ हुमायूं रेजिमेंट। ठीक है, तो
31 अक्टूबर को जो 4th बटालियन ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट था, उसकी जो डी कंपनी थी अंडर द कमांड ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा, जिसकी कमांड किसके पास थी, मेजर सोमनाथ शर्मा के पास थी, वॉज ऑल्सो फ्लोन इनटू श्रीनगर, उनको भी बाय एयर श्रीनगर भेजा गया। एट दैट टाइम मेजर सोमनाथ शर्मा लेफ्ट हैंड वॉज इन प्लास्टर, अब उस टाइम पे मेजर सोमनाथ शर्मा को कोई चोट लगी होगी मे बी, तो उनके लेफ्ट हैंड पे प्लास्टर था, बट ही इंसिस्टेड ऑन बीइंग विद हिज कंपनी वाइल इन कॉम्बैट, लेकिन कॉम्बैट मतलब लड़ाई, बैटल, लेकिन उन्होंने ये इंसिस्ट किया कि वो अपनी कंपनी के साथ ही रहेंगे जब ये लड़ाई होगी। मतलब अगर कोई आम इंसान होता तो बोल देता है कि मेरे तो लेफ्ट हैंड में भाई चोट लगी हुई है, मैं तो जा नहीं सकता, आप किसी और को भेज दो, लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा ने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैं ही जाऊंगा। क्यों? ही न्यू दैट द मिशन वुड बी वेरी वेरी चैलेंजिंग, उनको पता था कि ये मिशन काफी मुश्किल होने वाला है। एंड टोल्ड हिज सीनियर ऑफिसर्स, उन्होंने अपने ऑफिसर्स को बताया, आई नो माई मैन बेटर देन एनीवन एल्स, कि मैं अपने आदमियों को, अपने सोल्जर्स को ज्यादा अच्छे से जानता हूं क्योंकि मैं उनके साथ रहता हूं, मैं उनकी स्किल्स को पहचानता हूं। एंड इफ दे आर गोइंग इनटू एक्शन, और अगर वो जा रहे हैं, अगर आप उनको भेज रहे हो, दे आर नॉट गोइंग इन विदाउट मी, तो वो मेरे बिना नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मतलब कहने का यहाँ देखो, अगर एक मान लो एक कंपटीशन में जाना है, ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि मेरे कोई मान लो मेरे 10 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, अब मुझे पता है कि मेरा कौन सा स्टूडेंट जो है वो ग्रामर में अच्छा है, कौन सा जो स्टूडेंट है वो पोइट्री कर सकता है, कौन सा स्टूडेंट जिसमें कॉन्फिडेंस है स्टेज पे चढ़ के बोलने का, ठीक है। अब अगर मैं उनके साथ जाऊंगी तो उन बच्चों को कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, उनको मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ मैम हमारे साथ हैं, तो वो एक सिक्योर फील करेंगे। लेकिन अगर यही मैं बहाना मार दूं कि नहीं सर मेरी तो तबीयत खराब है, मैं नहीं जा सकती, तो कोई और टीचर जाएगा, तो वो टीचर को एक तो ये नहीं पता कि उन बच्चों में क्या क्वालिटीज हैं, ऊपर से फिर बच्चे भी उस टीचर के साथ इतना सेफ महसूस नहीं करेंगे, तो वो कंपटीशन हार जाएंगे, मतलब उनका जो क्या बोलते हैं हम, कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे मेजर सोमनाथ शर्मा ने मतलब बताई, उन्होंने कहा कि मैं अपने आदमियों को अच्छे से जानता हूं, मैं ही उनके साथ जाऊंगा चाहे मैं किसी भी कंडीशन में क्यों ना हूं, या तो आप उनको भी मत भेजो या फिर मैं भी साथ जाऊंगा। दीज वर्ड्स, अब उनके ये जो वर्ड्स थे, हाईलाइटेड हिज कमिटमेंट टू हिज मैन एंड हिज कंट्री, यही से पता चलता है कि वो अपने सोल्जर्स और अपनी कंट्री के लिए कितने डेडिकेटेड थे। ठीक है, अगर कोई और होता तो बहाना मार देता कि नहीं भाई मैं नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये होती है डेडिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है बिफोर देयर अराइवल इन श्रीनगर, अब श्रीनगर पहुंचने से पहले देयर हैड बीन अनफाउंडेड रूमर्स, अनफाउंडेड मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जिसका कोई फैक्ट रीजन वगैरह कुछ ना पता हो, मतलब यूं ही हवा में किसी ने कोई बात कर दी। ठीक है, देयर हैड बीन अनफाउंडेड रूमर्स ऑफ ट्राइबल मूवमेंट टुवर्ड्स द विलेज ऑफ बड़गाम लेस देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द श्रीनगर एयरपोर्ट। तो जैसे ही वो मतलब श्रीनगर पहुंचने से पहले ही उनको क्या पता चला कि वहां पर काफी सारी रूमर्स हैं, मतलब लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे, जिसमें ये बता रहे थे कि कोई ट्राइबल मूवमेंट, मतलब कोई लोग हैं वहां पे जो हैं बड़गाम की तरफ मूवमेंट्स कर रहे हैं, मतलब कुछ जाति आसपास के लोग हैं, कुछ मूवमेंट्स मतलब हुए हैं वहां पे। ठीक है, और ये जो बड़गाम था ये कहाँ पे था, श्रीनगर एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर से भी कम कम के डिस्टेंस पे लोकेटेड है ये गांव। द विलेज वॉज ऑन अ हायर एल्टीट्यूड देन एयरफील्ड, अब ये जो गांव था वो एयरफील्ड से थोड़ा ऊपर जाके हायर एल्टीट्यूड पे था, मतलब थोड़ा सा चढ़ाई पे जाके था। एंड एक्सेस वॉज थ्रू द विलेज, और अगर हमें यहाँ पे जाना है एयरफील्ड में तो उस गांव से होके जाना पड़ता था। सो हेंस इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन फोर्सेस टू रिटेन कंट्रोल ऑफ द एरिया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ट्रूप्स एंड फैसिलिटेट सप्लाईज अराइविंग बाय एयर। तो इसीलिए ये जो बड़गाम था ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस था इंडियन फोर्सेस के लिए। एक मिनट। तो ये जो गांव था ना ये मतलब काफी इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि अगर फोर्सेस को कुछ भी खाना भिजवाना है, दवाई भिजवानी है, वेपन्स भिजवाने हैं, ठीक है, क्योंकि बिना दवाइयां, बिना खाने और बिना वेपन्स के तो आर्मी भी कैसे काम करेगी, तो ये सब उस गांव के थ्रू ही पहुंचेगा। तो इसीलिए अगर वहीं पर दुश्मन बैठ गया तो वो थोड़ी ट्रक्स को वहां से निकलने देगा, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट था उस गांव को अपने कंट्रोल में रखना। ठीक है, मतलब वो गांव अगर हमारे कंट्रोल से निकल जाता तो हम हार जाते। सो हेंस इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन फोर्सेस टू रिटेन कंट्रोल ऑफ द एरिया, तो इंडियन फोर्सेस के लिए जरूरी था वहां के एरिया को अपने कंट्रोल में रखना,
ताकि वो ट्रूप्स को, हमारी आर्मी को प्रोटेक्ट कर पाए और उनको बाय एयर जो है मतलब हेलीकॉप्टर्स के थ्रू या प्राइवेट जो जेट्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू उनको जो है सप्लाईज भिजवा सके, मतलब यही खाना पानी वगैरह सब कुछ भिजवा सके। इन रियलिटी, अब रियलिटी में तो क्या था, द एनिमी हैड स्टार्टेड अराइविंग इन बड़गाम इन स्मॉल ग्रुप्स टू अवॉइड डिटेक्शन। रियलिटी में क्या हो रहा था, दुश्मन की जो भी नजर है वो भी बड़गाम में ही थी और जो दुश्मन है वो बड़गाम में पहुंचना स्टार्ट हो गया था छोटे छोटे ग्रुप्स को बनाकर, ताकि किसी को पता ना चले। टू अवॉइड डिटेक्शन मतलब ताकि उनकी खबर किसी को ना मिले, क्योंकि अगर वो बड़े बड़े ग्रुप्स में आते हैं हथियार लेके फिर तो कोई आम इंसान भी पहचान जाता। तो वो जैसे छोटे छोटे ग्रुप बना के धीरे धीरे करके आ रहे थे, ताकि आएंगे फिर प्लानिंग बनाएंगे, वहां पे अटैक करेंगे और बड़गाम को अपने कब्जे में ले लेंगे। ऑन थर्ड नवंबर 1947, अब जो है मेन डेट आ गई है, ठीक है, 3 नवंबर 1947, सेवरल कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज, कंपनीज मतलब फिर से मैं वही बता रही हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं, यहाँ पर ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सेवरल जो कंपनीज हैं इंक्लूडिंग मेजर सोमना शर्मा डी कंपनी, मतलब जिसमें कि मेजर सोमना शर्मा की भी एक कंपनी थी, डी कंपनी जिसका नाम था, देवर सेंट टू पेट्रोल, उनको जो है पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया कि आसपास देख के आओ क्या सिचुएशन है, एंड असेस एमर्जिंग थ्रेट्स, और देखो कि मतलब कंडीशन कैसी है, आने वाले टाइम में कितनी जो है मतलब जो थ्रेट्स हमें मिल रही हैं या जो भी मतलब किस तरह का माहौल हो सकता है इन एंड अराउंड द विलेज, उस गांव के अंदर और गांव के आसपास। मतलब आर्मी जो है उसको डिप्यूट किया गया, वहां पे आर्मी की ड्यूटी लगाएगी कि आपने देखना है कि वहां पर क्या सिचुएशन है, किस तरह का हालात आगे हो सकते हैं, ये सब कुछ, ठीक है, गांव में भी और गांव के आसपास भी। थ्रू आउट द डे द वैली वॉज ईरिली साइलेंट, ईरिली का मतलब देखिए, ईरिली मतलब इन अ स्ट्रेंज फ्राइटनिंग एंड मिस्टीरियस वे, जब एक अजीब सी शांति, अजीब सी चुप्पी छा जाती है, मतलब जैसे गांव के अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं है, मतलब नॉर्मली पीसफुल हो दैट इज ओके, बट उस दिन एक अजीब सी ही शांति थी कि कोई नहीं आ जा रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ तो सस्पेक्टेड है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना तूफान से पहले आने वाली शांति, वही चीज, ठीक है। तो थ्रू आउट द डे, पूरा दिन, द वैली वॉज, पूरी घाटी जो थी बिल्कुल साइलेंट थी, अजीब तरह का एक साइलेंस था वहां पे। अराउंड आफ्टरनून, लगभग दोपहर में, द कंपनीज वर ऑर्डर टू रिटर्न वन बाय वन, मतलब जब सबने कहा कि पीसफुल है, कुछ है तो नहीं, अजीब तो लग रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा, हमें तो कुछ मिल नहीं रहा कि कोई हलचल हो रही है, तो उनको ऑर्डर दिया गया कंपनीज को, ठीक है भी आप एक एक करके वापिस आना स्टार्ट कर दो। डी कंपनी विद 90 सोल्जर्स, जो डी कंपनी थी, याद रखना किसकी है ये, मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी है, जिसके अंदर 90 सोल्जर्स थे, ठीक है, वॉज द लास्ट, अब ये जो थी लास्ट कंपनी थी, एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू रिटर्न बाय 2 PM, अब उनको जो है 2 बजे तक उम्मीद थी कि वो वापिस आ जाएंगे। वेन द एनिमी, अब ऑब्वियस सी बात है वहां पर एनिमी तो ऑलरेडी पहुंच चुका था बड़गाम में, उनको भी पता था कि यहाँ पे बहुत सारी आर्मी जो है वो डिप्यूटेड है, अब वो अपनी प्लानिंग बना रहे हैं, हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपनी प्लानिंग बना रहे थे। व्हेन द एनिमी, जब जो एनिमी दुश्मन था, ट्राइबल गुरिल्ला इन्वेडर्स, ठीक है, जो गुरिल्ला इन्वेडर्स थे, मतलब उसी ऑपरेशन के तहत जो वहां पे आए थे, अंडर द कमांड ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, जिसको कौन कमांड कर रहा था, पाकिस्तानी आर्मी, they saw that only a small group of Indian soldiers were left behind in बड़गाम। अब जब उन्होंने देखा कि धीरे धीरे करके सब कंपनीज वहां से निकल चुकी हैं, सब जा चुके हैं, बस एक छोटा सा लास्ट ग्रुप बचा है, दे अटैक देम, उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब ये जो लास्ट ग्रुप था ये किसका था, ये डी कंपनी थी, फोर्थ जो कमायूं बटालियन की, और इसको कौन लीड कर रहा था, मेजर सोमनाथ शर्मा। अब उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया। देयर इनिशियल अटैक वॉज मेट विद स्टिफ रेजिस्टेंस बाय मेजर सोमनाथ एंड हिज मैन। उनका जो पहला स्टार्टिंग का, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग का पॉइंट, स्टार्टिंग का जो अटैक था उसको उन्होंने बड़े आराम से मतलब वो कर लिया, कंट्रोल कर लिया, ठीक है, कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थी। हाउ एवर मेजर सोमनाथ शर्मा करेक्टली विजुअलाइज दैट द फर्स्ट अटैक वॉज जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन, लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा को पता था, उनको, उन्होंने मतलब सही बिल्कुल ये आइडिया लगाया था कि ये जो छोटा सा एक अटैक हमारे ऊपर किया गया था ना, जिसको हमने इतनी आसानी से मतलब कंट्रोल कर लिया, ये हमारे लिए एक डिस्ट्रैक्शन था, हमारा ध्यान भटकाने के लिए, कि हम उधर बिजी हो जाएंगे और उधर से वो बड़ा अटैक करेंगे। सो शॉर्टली देयर आफ्टर, अब उनको ये चीज पता तो चल गई थी, सो देवर प्रिपेयर्ड, कहीं ना कहीं मेंटली तो प्रिपेयर हो ही गए थे, तो वही हुआ जिसका डर था। थोड़ी ही देर के बाद
अ मेजर अटैक केम फ्रॉम अनदर साइड, दूसरी साइड से एक बहुत बड़ा अटैक किया गया। बाय देन मेजर सोमनाथ शर्मा एंड हिज 90 सोल्जर्स वर फेसिंग अबाउट 500 इन्वेडर्स। अब तब तक क्या हुआ, एकदम से मतलब पूरी लड़ाई शुरू हो गई, वहां पे फायरिंग वगैरह हो रही है, बॉम्ब वगैरह मतलब शेलिंग की जा रही है, ठीक है। अब जो मेजर सोमनाथ शर्मा के पास तो सिर्फ 90 सोल्जर्स ही थे, और उधर से वो 500 इन्वेडर्स थे, ठीक है, और वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे क्योंकि ऑलमोस्ट 1000 वहां पर आए हुए थे। तो अब जो 90 बंदे हैं वो 500 बंदों का देख लो मुकाबला कर रहे हैं, ठीक है। द पाकिस्तानी इन्वेडर्स, और बाकी की जो कंपनी थी ना वो धीरे धीरे करके वहां से निकल गई थी। तो अब जब भी बैटल होती है, जब भी ऐसे लड़ाई होती है, तो फिर जो आर्मी, जो मतलब कुछ मैन, जो कुछ जो सोल्जर्स होते हैं वो हमारे वहां पे होते हैं, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा। फिर वो अपने मतलब ऑफिसर्स को कॉल करते हैं, उनको उनसे कांटेक्ट करते हैं कि हमें रेनफोर्समेंट भेजा जाए, मतलब हमें एम्यूनिशन, एम्यूनिशन मतलब हथियार भेजे जाएं, गोला बारूद भेजा जाए, और ज्यादा से ज्यादा मतलब जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो भेजी जाए, ठीक है। तो ये सब कुछ वो रेनफोर्समेंट के तौर के ऊपर मंगवाते हैं। द पाकिस्तानी इन्वेडर सोट टू कैप्चर द श्रीनगर एयरफील्ड। अब उनका क्या था, पाकिस्तानी जो इन्वेडर्स थे उनका तो टारगेट वही था कि उन्होंने श्रीनगर एयरफील्ड पे कब्जा करना है एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज, और आसपास के एरियाज पे। इट वॉज क्लियर, it was clear to Major Somnath Sharma that defending Srinagar town, the airfield and the wider valley was indeed difficult until reinforcements arrived. अब ये तो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिख रहा था, उनको बिल्कुल क्लियर था कि भाई श्रीनगर टाउन और पूरा एयरफील्ड और इतनी बड़ी वैली, इन सबको बचाना, इन सबको डिफेंड करना बहुत मुश्किल था जब तक कि रेनफोर्समेंट नहीं आ जाएगा। मतलब जब और आर्मी आएगी, बहुत सारे हमारे सोल्जर्स आएंगे, तब ही शायद हम इनको कंट्रोल कर पाएंगे, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल टास्क था ये। आप खुद सोचो कि सिर्फ 90 सोल्जर्स, इतनी फायरिंग हो रही है, इतनी बॉम्ब चल रहे हैं वहां पे, लड़ाई हो रही है ना, धड़ाधड़ गोलियां चल रही हैं, और उधर से वो 500, इधर से हम 90 ही, सिर्फ एक बंदा समझ लो 5 गन्स को फेस करेगा, ऑलमोस्ट 5 से भी ज्यादा। तो कैसे सिचुएशन हैंडल होएगी, है ना। तो उनको बहुत मुश्किल लग रहा था। आफ्टर असेसिंग द सिचुएशन, अब वो लीड कर रहे थे तो उन्होंने सारी सिचुएशन को ध्यान से देखा। ही रिक्वेस्टेड एयर स्ट्राइक्स, तो उन्होंने अपनी मतलब ऑर्डर उधर जो है ऑफिशियल के साथ कांटेक्ट किया और उनको बोला कि भाई एयर स्ट्राइक्स की जाएं, क्योंकि लैंड के थ्रू तो हम इनको इतना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की डिमांड की। ही ब्रेवली लेड आउट ग्राउंड पैनल्स टू गाइड द एयरक्राफ्ट टुवर्ड्स देयर टारगेट। अब साथ साथ उन्होंने क्या किया, पूरा जो ग्राउंड पैनल था उनको लेड आउट किया, मतलब उनकी जो है मतलब उनको एक प्लान बनाया, और जो एयरक्राफ्ट थे उनको गाइड किया अच्छे से, ताकि वो सीधा टारगेट के ऊपर अटैक करें। मतलब उनके अंदर जो स्किल्स हैं, जैसे मैप रीडिंग की स्किल्स होती है, ग्राउंड को जज करने की जो स्किल्स होती हैं, वो सब उनके अंदर थी, ठीक है। ये मैं ना मतलब मैं इसमें बहुत डीप बात कर सकती हूँ क्योंकि मैंने ये सब चीजें सीखी हुई हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। पहले हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, फिर किसी और दिन आपको ये चीज समझाऊंगी। मतलब जो ग्राउंड की उनको पूरी नॉलेज थी, उन्होंने अपने जो साइन लैंग्वेज होती है जो आर्मी वाले यूज करते हैं, उनकी हेल्प से एयरक्राफ्ट को बड़े अच्छे से गाइड किया और उनको टारगेट को मतलब खत्म करवाया। द एरियल अटैक्स वर सक्सेसफुल, ठीक है, जितने भी एरियल अटैक्स हुए वो सब सक्सेसफुल हुए इन हिटिंग द ट्राइबल इन्वेडर्स। उसमें बहुत सारे एनिमीज जो थे वो मारे गए, बट लेकिन अभी भी वो कम नहीं थे। बट दे स्टिल आउट नंबर डी कंपनी बाय ऑलमोस्ट 7-1, क्योंकि वो तो 1000 थे, 500 तो स्टार्टिंग में थे, फिर और बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अभी भी वो नंबर में बहुत ज्यादा थे डी कंपनी के कंपैरिजन में। और लगभग 7 के मतलब 1 के ऊपर 7 बंदे दुश्मन के साथ, और हमारा एक सोल्जर, मतलब एक सोल्जर को 7 बंदों से लड़ना है। अब आप खुद सोच के देखो कितनी क्रिटिकल जो सिचुएशन है वो उस टाइम रही होगी। द अटैक ऑन द पोजीशंस ऑक्यूपाइड बाय मेजर सोमनाथ मैन कंटिन्यूड, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। जो अटैक ऑन द पोजीशंस, जो भी मतलब मेजर सोमनाथ शर्मा के आदमी जहां पे भी उन्होंने पोजीशन ली हुई थी, जैसे वो ग्राउंड में किसी पत्थर के पीछे, कोई जो है किसी खड्डे में, कोई पहाड़ी की कोई हेल्प लेके, कोई झाड़ी के पीछे, तो उनकी जो भी पोजीशंस थी उनके ऊपर लगातार अटैक हुए जा रहे थे, ठीक है। आपने जैसे मूवीज में देखा है ना, बिल्कुल मूवी वाला सीन आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। वास्टली आउट नंबर, बहुत उनकी नंबर बहुत ज्यादा थी, एंड फेसिंग डिवास्टेटिंग फायर, और लगातार जो है फायरिंग हुए जा रही थी। मेजर सोमनाथ शर्मा एंड हिज मैन स्टूड रेजोलेट, लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके जो आदमी थे वो पूरी डिटर्मिनेशन के साथ वहां पे डटे हुए थे, मतलब वो हार नहीं मान रहे थे, वो पूरे उनका
कोशिश कर रहे थे उनको हराने की। द एयर वॉज थिक विद द साउंड ऑफ गन फायर, मतलब अब हवा में पूरी गोलियों की आवाज आ रही है, एंड द क्राइज ऑफ बैटल, और लड़ाई की जो चीखे चिल्लाटे होती हैं उनकी आवाज आ रही है। बट मेजर सोमनाथ शर्मा's वॉइस कट थ्रू द chaos, अर्जिंग हिज मैन टू फाइट विद टेनेसिटी एंड वेलर। लेकिन जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे वो कॉन्टिन्यूसली अपने आदमियों को, अपने सोल्जर्स को मोटिवेट कर रहे थे। मतलब इतनी कंफ्यूजन में भी उनकी जो आवाज थी वो बिल्कुल क्लियर थी, और वो अपने आदमियों को, अपने जो सोल्जर्स हैं उनको गाइड कर रहे थे, उनको मोटिवेट कर रहे थे कि भाई हार नहीं माननी है, पूरी वीरता और डिटर्मिनेशन के साथ सामना करना है, दुश्मन को हराना है। डिस्पाइट हैवी कैजुअलिटीज एंड हिज ओन इंजरीज, हालांकि काफी हमारे सोल्जर्स मारे गए, कैजुअलिटीज होती हैं जैसे जो सोल्जर्स मारे जाते हैं लड़ाई में, और उनको खुद को भी बहुत सारी इंजरीज हुई, बहुत सारी चोट लगी। मेजर सोमनाथ शर्मा डिस्प्लेड अनपैरेलल्ड ब्रेवरी, लेकिन फिर भी मेजर सोमनाथ शर्मा ने बहुत ही वीरता दिखाई। अनमैच्ड मतलब जिसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, हम बिल्कुल उसको किसी के साथ मैच नहीं कर सकते। ही मूव्ड फियरलेसली थ्रू द बैटलफील्ड, पूरी युद्ध के मैदान में वो मूव कर रहे हैं इधर उधर बिना डरे। डायरेक्टिंग फायर, फायर को डायरेक्ट कर रहे हैं कि इस तरफ गोली चलाओ, उस तरफ चलाओ। सीज, जैसे वो इसमें भी ना साइन लैंग्वेज होती है, ठीक है, मतलब जैसे फायरिंग को अगर कंटिन्यू करना है तो उसका एक अलग साइन होगा, रोकना है तो अलग होगा, किस तरफ से वार करना है वो अलग होते हैं, जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा है। फिलिंग मैगजीन्स, वो लगातार मैगजीन्स भरे जा रहे थे। मैगजीन्स मतलब जो कंटेनर्स होते हैं जिसमें गोलियां डलती हैं, ठीक है, कंटेनर्स दैट होल्ड कार्ट्रिज टू बी फेड इनटू अ गन। तो वो लगातार गोलियां, मैगजीन में गोलियां भी भरे जा रहे थे फॉर हिज गनर्स, अपने आदमियों की हेल्प करने के लिए, एंड एनकरेजिंग हिज मैन टू होल्ड देयर ग्राउंड, और उनको साथ साथ एनकरेज भी कर रहे थे कि हार नहीं माननी है, घबराना नहीं है, पूरा जो है हमें अपनी पोजीशन पे डटे रहना है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये एक सीन जो है वो दिखाया गया आपको फोटो के अंदर। ये देखो यहाँ पे पूरी फायरिंग हो रही है। अब ये कब होता है, जब मतलब लीडर भी पूरा एक्टिव हो, ये नहीं कि वो साइड में बैठ के बस ऑर्डर दिए जा रहा है। ठीक है, अब ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा के लास्ट जो कुछ मतलब वर्ड्स थे। आई शैल नॉट विड्रॉ एन इंच बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट राउंड, मतलब ये उनके लास्ट वर्ड्स थे। ठीक है, ये उनको जो उन्होंने किसी से बात की, कांटेक्ट किया होगा वायरलेस, जो वो उस टाइम जो उनके पास डिवाइस होता है उसके ऊपर, तो उन्होंने लास्ट में ये लाइन बोली थी। तो यही उनकी लाइन जो है, मतलब एक उनका एक स्लोगन बन चुका है। ठीक है, हाउएवर एज द बैटल प्रोग्रेस, इसकी बात अभी हम आगे करते हैं। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती जा रही थी, डी कंपनी बिगेन रनिंग आउट ऑफ एमिनेशन। अब ऑब्वियस सी बात है, उनके पास हथियार जो है वो कम हो रहे थे। एमिनेशन क्या होता है, बुलेट, शेल्स एंड एक्सप्लोसिव्स, मतलब गोलियां, बारूद, बॉम्ब वगैरह, ये सब उनके पास कम होते जा रहे थे। ठीक है, खत्म होते जा रहे थे। व्हेन मेजर सोमनाथ शर्मा इन्फॉर्म्ड ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, जब मेजर सोमनाथ शर्मा ने ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में इसके बारे में इन्फॉर्म किया कि भाई हम जो है मतलब हमारे पास हथियार कम होते जा रहे हैं, हमारी गोलियां वगैरह खत्म होती जा रही हैं, और अभी तक जो फायरिंग है वो बहुत चल रही है, तो सिचुएशन काफी क्रिटिकल है। ही वॉज आस्क्ड टू पुल बैक, तो उनको क्या बोला गया कि तुम पीछे वापस आ जाओ, मतलब उनको बोला गया कि तुम लोग वहां से हट जाओ, वापस आ जाओ। ठीक है, अवेयर ऑफ द ग्रेविटी, सॉरी हाँ, अवेयर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। अवेयर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन मतलब मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे वो वहां की सिचुएशन को अच्छी तरह से जानते थे, उनको पता था। अब देखो, जब जहां पे लड़ाई हो रही है वहां पे जो सोल्जर है उसको वहां की सिचुएशन का असली पता होगा। अगर हमें मतलब वो जस्ट हम यहाँ बैठ के, घर पे बैठ के अगर हम टीवी पे देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो हमें वो चीज समझ नहीं आएगी। ठीक है, अब उनको तो पता था, तो ही रिस्पॉन्डेड विद द वर्ड्स, तो उन्होंने उस टाइम क्या वर्ड्स बोले, उन्होंने उस टाइम ये बात कही थी, द एनिमी इज ओनली 50 यार्ड्स फ्रॉम अस, कि जो दुश्मन है वो हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पे है। वी आर हैविली आउटनंबर्ड, वो हमसे नंबर में बहुत ज्यादा हैं। वी आर अंडर डिवास्टेटिंग फायर, और लगातार फायरिंग होती जा रही है हमारे ऊपर। आई शैल नॉट विड्रॉ इन इंच, कहता है लेकिन मैं 1 इंच भी हटूंगा नहीं, पीछे नहीं हटूंगा। बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट राउंड, लेकिन मैं बिल्कुल लास्ट सोल्जर जब तक मेरे पास है तब तक, और लास्ट राउंड, राउंड मतलब यहाँ पे क्या है, गोली, जिसके अंदर गोली डाली जाती है ना, जो बुलेट होती है ना, उस जो बुलेट होती है वो एक ऐसे केस के अंदर होती है, मतलब एक शेल होता है उसका, जो मतलब जैसे फायरिंग होती है ना जब, तो फायरिंग होने के बाद जो बुलेट है वो तो अपने पॉइंट पे चली जाती है, और उसका जो खोखा बोलते हैं इसको, खोखा, वो जो खोखा होता है वो बाहर गिर जाता है, उसी को राउंड बोलते हैं, खाली जो केस होता है। ठीक है,
जब आप कभी फायरिंग करोगे ना तब आपको इस चीज की नॉलेज मिलेगी। अगर आप लोग एनसीसी में हो तो पक्का चांस मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जब हमने की थी तो उस टाइम हमें बताया गया था कि इस राउंड की अहमियत क्या होती है। तो बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट राउंड, कहता है जब तक मेरे पास लास्ट आदमी, लास्ट एक गोली भी है ना, तब तक मैं लड़ाई करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जस्ट अ फ्यू मिनट्स लेटर, अब ये बोलने के बाद कुछ मिनट्स के बाद, व्हेन ही वाज क्राउच्ड इन अ ट्रेंच नेक्स्ट टू मशीन गन ऑपरेटर इन ऑर्डर टू हेल्प हिम लोड द गन, मतलब वो एक जो वहां पे एक ट्रेंच बनी हुई थी, ट्रेंच मतलब एक खड्डा टाइप जो बना हुआ था, वो उसमें घुटनों के बल बैठे थे, मतलब जाके बैठे, और वहां पे एक मशीन गन ऑपरेटर था, वो उसकी हेल्प करना चाहते थे गन लोड करने के लिए, ठीक है, मतलब वो उसकी हेल्प करने के लिए वहां ट्रेंच की तरफ गए, जैसे वो रेंग के घुटनों के बल, है ना। तो उस टाइम क्या हुआ, जैसे वो उसकी हेल्प कर रहे थे गन को लोड करने में, हिज पोजीशन वाज हिट बाय अ मोटर शेल, तो वहां पर एक बॉम्ब आके गिरा, ठीक है, जो बॉम्ब होता है ना, जैसे वो जिसको वो मुंह से ऐसे वो पिन से खींच के वो चलाते हैं, ठीक है, तो उनकी जो पोजीशन थी वहां पे एक बॉम्ब गिरा, किलिंग हिम इंस्टेंटली, और उनकी वहीं पर डेथ हो गई, मतलब वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उनको वहां पे वो मर गए, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ये उनके लास्ट वर्ड्स थे जो उन्होंने लास्ट बोला था, और उसके बाद वो बचे नहीं, डिस्पाइट लॉसिंग देयर मेजर। अब हालांकि होता क्या है, जब लीडर मारा जाता है तो जो सोल्जर्स होते हैं ना, जो आर्मी मैन होते हैं, उनका मतलब एक हिसाब का दिल टूट जाता है, उनका एक मोरल डाउन हो जाता है कि हमारा लीडर ही मारा गया, अब हमें कौन संभालेगा, कौन देखेगा, हमें कौन गाइड करेगा। तो हालांकि उनका मेजर वो खो चुके थे, वो उनकी डेथ हो चुकी थी, वो मर चुके थे, एंड फेस्ड विद द ओवरवेलमिंग न्यूमेरिकल सुपेरिटी ऑफ द एनिमी, और ओवरवेलमिंग मतलब बहुत ज्यादा, आउट ऑफ कंट्रोल, न्यूमेरिकल सुपेरियोरिटी मतलब नंबर में जो एनिमी था वो उनसे बहुत ज्यादा था। तो हाल एक तो वो, अब उनके आदमियों के साथ क्या हुआ, जो सोल्जर्स थे मेजर सोमनाथ शर्मा के, एक तो उन्होंने अपना मेजर खो दिया, दूसरा क्या था, उधर की तरफ से जो एनिमी था वो नंबर में बहुत ही ज्यादा था, आउट ऑफ कंट्रोल था। द हीरोइक एक्शंस ऑफ लेट मेजर सोमनाथ शर्मा मोटिवेटेड हिज मैन, लेकिन उनकी जो मेजर सोमनाथ शर्मा के जो उन्होंने जो किया था, उनके सामने जो एग्जाम्पल सेट किया था, वो अभी भी उनके आदमियों को मोटिवेट कर रहा था टू होल्ड ऑन टू देयर पोजीशन फॉर ओवर 6 more hours बिफोर बीइंग ओवररन बाय द एनिमी, मतलब अभी भी वो वहां पे डटे हुए थे, और उसके बाद भी उन्होंने 6 घंटे तक वहां पे वो डटे रहे, और मतलब और जो मतलब एनिमी था वो अब उनके ऊपर वो कंट्रोल जो है वो उनका होता जा रहा था, मतलब वो लड़ाई, मतलब सिचुएशन काफी क्रिटिकल होती जा रही थी। देयर ब्रेव रेजिस्टेंस, लेकिन ये जो 6 घंटे वो रुके रहे ना, ये जो 6 घंटे का जो टाइम था ये काफी उनके लिए, हमारे लिए मतलब हेल्पफुल हुआ। अगर वो उसी टाइम हार मान जाते फिर तो दुश्मन कब्जा कर ही लेता, लेकिन इन्होंने 6 घंटे तक तो उनको सामना किया ना, उनको उनको नहीं कंट्रोल करने दिया। अब ये जो टाइम था, देयर ब्रेव रेजिस्टेंस, अब उन्होंने जो 6 घंटे उनको रोक के रखा, दिस प्रोवाइडेड टाइम फॉर रेनफोर्समेंट टू अराइव, अब इससे हमारी आर्मी को टाइम मिल गया वहां पे रेनफोर्समेंट पहुंचाने का, मतलब इतनी देर में हमारी और जो आर्मी थी वो वहां पहुंच गई, इंक्लूडिंग जिसमें कौन कौन था, फ्लाइंग इन सोल्जर्स फ्रॉम द पंजाब रेजिमेंट टू श्रीनगर, पंजाब रेजिमेंट के सोल्जर्स थे वो वहां पर फ्लाई करके पहुंच गए श्रीनगर में। द हीरोइक डीड्स ऑफ मेजर सोमनाथ एंड हिज मैन थोरली डीमोटिवेटेड द एनिमी, अब ये जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे उनके जो मतलब ब्रेवरी थी, और उनके आदमियों का, उनके मतलब उनके सोल्जर्स का जो काम था, इसकी वजह से जो एनिमी था वो डीमोटिवेट हो गया, मतलब वो उन्होंने हार मान ली, कॉजिंग मोर देन 300 कैजुअलिटीज, उनके 300 जो आदमी थे वो मारे गए, इंक्लूडिंग इंजरिंग देयर लीडर, और उनका जो लीडर था ना उसको भी इंजरी हुई। इन मैनी सिग्निफिकेंट वेज डी कंपनीज सेक्रीफाइस एंड मेजर सोमनाथ लीडरशिप सेव्ड श्रीनगर फॉर इंडिया, अब उनके इस तरह से मतलब काफी कुछ वहां पे हुआ, और डी कंपनी का जो सेक्रीफाइस था और मेजर सोमनाथ शर्मा की जो लीडरशिप थी, मतलब एक सोल्जर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्मी लाइफ में, अगर आप कभी जाना चाहेंगे आर्मी का जो सिलेबस है तो लीडरशिप के बारे में स्पेशली पढ़ाया जाता है। तो मेजर सोमनाथ जो लीडरशिप थी इसकी वजह से जो श्रीनगर था वो बच गया। द 4 कुमायूं बटालियन वॉज अवॉर्डेड द बैटल ऑनर श्रीनगर, उनकी जो बटालियन थी उसको भी अवार्ड मिला बैटल ऑनर श्रीनगर। मेजर सोमनाथ लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द नेशन एट द यंग एज ऑफ 24, जो मेजर सोमनाथ थे सिर्फ 24 ईयर्स
की एज में उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। फॉर दिस एक्ट ऑफ कॉन्स्पिक्यूस ब्रेवरी, ठीक है, ये जो उनकी नोटिसेबल, मतलब जो चीज सच में नोटिस में लाने वाली है, जिसके बारे में बात करनी जाहिर सी बात है, उस ब्रेवरी के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र। उनको जो है परमवीर चक्र मिला। हिज साइटेशन, उनका जो साइटेशन है, साइटेशन मतलब जो उनकी प्रेज में जो लिखा गया गवर्नमेंट की तरफ से वो मिलता है, रिफ्लेक्ट्स हिज हीरोइज्म, उसके अंदर उनकी हीरोइज्म, पैट्रियोटिज्म एंड करेज की बात जो है वो की गई है, उनकी देशभक्ति, उनकी वीरता, उनका साहस। ही वॉज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ द पीवीसी अवॉर्डेड पॉस्टमसली फॉर गैलेंट्री एंड सुप्रीम सेक्रीफाइस। वो पहले रेसिपेंट थे पीवीसी परमवीर चक्र लेने वाले, जो कि उनको मरने के बाद मिला। पॉस्टमसली होता है मरने के बाद, आफ्टर डेथ, ठीक है। ये मतलब इसमें हम तीन चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। एक तो ऐसा कोई अवार्ड जो इंसान को मरने के बाद मिले, या फिर ऐसी कोई बुक जो उसके ऑथर की डेथ के बाद पब्लिश हो, या ऐसा कोई बच्चा जो उसके फादर की डेथ के बाद पैदा होता है। तो इन सब के लिए ये वर्ड यूज होता है पॉस्टमसली, ठीक है। सो पॉस्टमसली फॉर गैलेंट्री, उनकी वीरता के लिए, एंड सुप्रीम सेक्रीफाइस, और उनके बलिदान के लिए। ये है उनका साइटेशन, मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये उनकी फोटो है, ये उनकी बटालियन का क्रेस्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है ऑनर्स एंड अवार्ड्स। ये पूरा आप ना देखोगे उनका रैंक वगैरह, ये उनका सर्विस नंबर है IC521, नेम हो गया मेजर सोमनाथ शर्मा, यूनिट कौन सी थी, ठीक है, ये उनकी अपॉइंटमेंट कहाँ थी, सब कुछ है, मतलब इसमें पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। ऑनर रिकमेंडेड फॉर, ठीक है, ये इमीडिएट अवार्ड फॉर ऑफ, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा ढंग से। तो इसमें पूरा उनकी जो डिटेल है वो लिखी हुई है कि वो ये देखो 300 कैजुअलिटीज, है ना, ये सब कुछ लिखा हुआ है ना, 4 आवर्स, 1000 एनिमी। तो ये सब इसमें जो हमने अभी पढ़ा है अब तक वही है। येरी डेट 3 नवंबर 1947, बड़गाम विलेज ये प्लेस है। और ये जो है लेफ्टिनेंट कर्नल जो उनके कमांडेंट थे उस टाइम, उनके जो सिग्नेचर है उनका नेम है, ठीक है, कमांडेंट 4 कुमायूं रेजिमेंट का। तो ये उनका साइटेशन था, इसमें ये सब बातें उनके बारे में लिखी हुई हैं। वी हैव डेल्व्ड इनटू, अब यहाँ पे स्टोरी वो वाली तो एंड हो गई। अब आगे ऑथर क्या कहता है कि अभी हमने स्टोरी सुनी, ठीक है, डेव्ड इनटू हाउ द इवेंट्स 3 नवंबर 1947 प्लेड आउट, कि कैसे कैसे उस दिन 3 नवंबर 1947 को क्या क्या हुआ था। इट इज ऑल्सो वर्थ नोइंग मोर अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ मेजर सोमनाथ एंड द इवेंट्स दैट लेड हिम टू मेक द अल्टीमेट सेक्रीफाइस फॉर द नेशन। तो उनकी लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा उनकी लाइफ के बारे में बता रहा है। बोर्न ऑन 31 जनवरी 1923, 31 जनवरी 1923 को वो पैदा हुए थे इन द पिक्चरस टाउन ऑफ धड़ इन कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में धड़ जो गांव है, टाउन है, वहां के पिक्चर्स की मतलब बहुत ही सुंदर व्यू में हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में पैदा हुए थे। सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू अ फैमिली विद द रिच मिलिट्री लेगेसी, उनकी जो फैमिली है उसका भी मिलिट्री बैकग्राउंड ही था। हिज फादर मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा, उनके जो फादर थे मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा, हैड सर्व द नेशन विद डिस्टिंक्शन, मतलब उन्होंने भी देश की सेवा की और उनको काफी अवार्ड वगैरह, डिस्टिंक्शन वगैरह भी मिले हुए थे। यंग सोमनाथ, जो छोटा बच्चा जब था सोमनाथ, वॉज ऑल्सो डीपली इंस्पायर्ड बाय द वेलर्स टेल ऑफ महाभारत, जो महाभारत की जो वीरता की कहानियां हैं उससे वो काफी इंस्पायर्ड थे। इम्पार्टेड टू हिम बाय हिज ग्रैंडफादर, जो कि उसको उसके ग्रैंडफादर दादाजी सुनाते थे। फ्रॉम हिज अर्ली एजुकेशन एट शेरवुड कॉलेज नैनीताल, कहाँ से पढ़े थे वो, शेरवुड कॉलेज नैनीताल से। टू हिज रिगरस ट्रेनिंग एट द रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडर्स, ठीक है, यहाँ पे उनकी जो है रॉयल मिलिट्री कॉलेज में उनकी ट्रेनिंग हुई थी। मेजर सोमनाथ शर्मा लाइफ वॉज अ टेस्टमेंट टू डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन, उनकी जो लाइफ है वो एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, टेस्टमेंट मतलब स्ट्रॉन्ग प्रूफ है किस चीज का, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन का। कमीशन इनटू द 8th बटालियन, 8th बटालियन 19th हैदराबाद रेजिमेंट इन 1942, वहां पे उनका जो है उनको कमीशन नंबर मिला था। ही सर्व्ड विद डिस्टिंक्शन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर टू में उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहा, मतलब उन्होंने काफी अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाई। इन द आर्कन कैंपेन इन बर्मा, अर्निंग मेंशंस इन डिस्पैचेस फॉर हिज ब्रेवरी। तो मतलब वहां पर फिर क्या हुआ, उसमें जो उन्होंने अपना जो काम किया था, जो अपनी ड्यूटी निभाई थी, उसकी वजह से उनका जो नेम है वो भी जो है रिकॉर्ड्स में, ऑफिशियल रिपोर्ट्स ऑन मिलिट्री अफेयर्स, जो मिलिट्री अफेयर्स की, मिलिट्री चीजों की जो रिपोर्ट होती हैं उसमें उनका नाम लिखा गया था फॉर हिज ब्रेवरी। However, it was during the Indo-Pakistan War of 1947 to 1948.
जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था 1947-48 में, पर्टिकुलरली इन द बैटल ऑफ बड़गाम, जो बैटल ऑफ बड़गाम थी उनके अंदर भी उनका नाम है दैट द लेगेसी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा वाज ट्रूली फर्स्ट। मतलब ये जो है उनकी, मतलब यहाँ पर जो है उनका सबसे बढ़िया जो है उनका मतलब एक योगदान रहा हमारे देश के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये उसकी वजह से भी उनको जाना जाता है। ठीक है, फौज मतलब शेप्ड और स्ट्रेंथन्ड ऑफन थ्रू हार्डशिप। ओके, द लाइफ एंड सेक्रीफाइस ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा एम्बॉडी द हाईएस्ट आइडियल्स ऑफ ड्यूटी, ऑनर एंड पैट्रियोटिज्म। अब उनकी जो लाइफ है, उनका जो सेक्रीफाइस है, उससे हम काफी कुछ सीखते हैं, जैसे कि हाईएस्ट आइडियल्स ऑफ ड्यूटी, ऑनर एंड पैट्रियोटिज्म। ही हैज बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सोल्जर्स। ठीक है, सोल्जर्स के लिए इंस्पिरेशन है वो, एंड सिटीजन्स के लिए भी, दोनों के लिए बराबर। मतलब हम लोग देखो, अभी मैं तो सोल्जर नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे उनकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं भी उनसे इंस्पायर्ड हूँ कि इस तरह हमें जो है अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। Most importantly, his story is a reminder of the sacrifices made by countless men and women in defense of the motherland and highlights the profound sense of duty that inspired them. तो ये जो है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि उनकी जो स्टोरी है, ठीक है, वो सेक्रीफाइस हमें याद दिलाती है किसका, जो अनगिनत लोगों ने किए थे हमारी धरती को, हमारे भारत को बचाने के लिए। एंड और ये एक चीज हाईलाइट करती है द प्रोफाउंड सेंस ऑफ ड्यूटी, कि जो हमें ड्यूटी है ना, वो एक अच्छी सेंस के साथ करनी चाहिए, उसको बोझ नहीं मानना चाहिए। दैट इंस्पायर्ड दम, और उनकी जो सेंस ऑफ ड्यूटी थी, जो उनको इंस्पायर करती थी, उसके बारे में भी हाईलाइट करती है। ठीक है, ये एक जो है फिर से उनके जो है फोटो है, ये आर्मी पोस्टल सर्विस के ऊपर जो एक स्टैंप वगैरह लगती है उसका कुछ है। उसके बाद ये फिर से एक साइटेशन आ जाता है, ये आप खुद से पढ़ लेना, वही सेम चीज जो है वो बार बार रिपीट की हुई है। ठीक है, उन्हीं के बारे में, कैसे उन्होंने बैटल ऑफ बड़गाम में अपनी जो लाइफ है वो डिवोट कर दी देश के लिए। उसके बाद लास्ट में हम आ जाते हैं, लास्ट पेज पे, इन द क्वाइट ऑफ कश्मीर वैली, कश्मीर वैली की जो चुप्पी थी, शांति थी, वेयर द एकोज ऑफ डी कंपनीज बैटल, जहां पर जो डी कंपनी की जो लड़ाई थी विद इन्फिलेटर्स हैव लॉन्ग सिंस फेडेड। ठीक है, मतलब जहां पे ये जो गूंज है, जो उनकी गूंज, मतलब गूंज, एको क्या होती है, जब आवाज जो है वो पलट के वापस आती है ना। सो वेयर द एकोज ऑफ डी कंपनी, जहां पे जो डी कंपनी की जो बैटल थी विद इन्फिल्ट्रेटर्स, जो एनिमी के साथ, वो तो थोड़ी फेड हो गई है, हैव लॉन्ग सिंस फेडेड। द स्टोरी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा रिमेन्स अ बेकन ऑफ कॉरेज एंड सेक्रीफाइस। लेकिन जो मेजर सोमनाथ शर्मा की जो स्टोरी है, वो आज भी एक इंस्पिरेशन का सोर्स है। His valor ensured that the tricolor would continue to fly over श्रीनगर। उनके करेज ने ये चीज इंश्योर की कि श्रीनगर की धरती पे हमारा तिरंगा जो है वो लहराता रहे। एंड हिज नेम इज फॉर एवर एचड इन द गोल्डन पेजेस ऑफ इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री। अब उनका जो नाम है वो इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री में गोल्डन जो पेजेस में मतलब लिखा गया। मतलब उनका जो नाम है ना, वो एक ऐसा नाम बन गया कि जिसको कोई भुला नहीं सकता। वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में उसको जो है स्पेस दिया गया है और हिस्ट्री का एक पार्ट बन गए हैं। द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा स्टैंड्स एज अ पॉइंटेंट reminder of the price of freedom and the enduring spirit of those who fight to protect it। जो लाइफ है उनकी मेजर सोमनाथ शर्मा की, और जो लेगेसी है, वो एक इमोशनल एंड सैड रिमाइंडर है हमारे लिए कि हमने जो फ्रीडम के लिए कितना बड़ा प्राइस दिया है, कितनी बड़ी कीमत चुकाई है, एंड उन स्पिरिट्स के लिए जो कि इंडिया को बचाने के लिए जिन्होंने लड़ाई की, जिन्होंने अपना बलिदान दिया। ही इज अ स्टोरी मार्क्ड बाय सेल्फलेसनेस एंड ब्रेवरी। उनकी जो स्टोरी है उसके अंदर सेल्फलेसनेस है, ब्रेवरी है। विल कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड गाइड जनरेशंस टू कम। वो आने वाली काफी जनरेशंस को गाइड करती रहेगी, बहुत सी जनरेशंस को इंस्पायर करती रहेगी। एंश्योरिंग दैट इज सेक्रीफाइस इज नेवर टू बी फॉरगेटन। और इस चीज को इंश्योर किया जाएगा कि उनका जो बलिदान है उसको कभी भी भुलाया ना जाए। हिज नेम इज एचड ऑन द ऑनर वॉल ऑफ द नेशनल वॉर मेमोरियल। उनका जो नाम है, वो जो ये नेशनल वॉर मेमोरियल है, उसकी जो ईंटें हैं वहां पर भी लिखा गया है। ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये रहा उनका नाम। और भी बहुत सारे जो हमारे सिपाही मतलब आर्मी मैन है, उनका नाम है वहां पे। तो ये उनका नाम जो है यहाँ पे दिखाया गया है। ऑनर वॉल विद नेम्स ऑफ ब्रेव हार्ट्स एट द नेशनल वॉर मेमोरियल। ठीक है, आप कभी विजिट करो तो वहां पे जरूर ढूंढना मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम, विक्रम बत्रा का नाम। ठीक है, ये उनका मेडल ऑफ ऑनर है। ये है लेटस सैल्यूट हिज ब्रेव हार्ट। ये हमारे लिए लास्ट में उनको एक सैल्यूट करने के लिए वंदे मातरम जो है वो लिखा गया है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। ठीक है,
तो ये हमारा चैप्टर था, बहुत 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 इंटरेस्टिंग, थोड़ा लेंथी जरूर था, बहुत बहुत मजा आया इस चैप्टर को पढ़ाने में भी और मुझे खुद पढ़ने में भी। सच में दिस चैप्टर एडेड सो मच टू आवर नॉलेज, है ना। ये हमें नॉर्मली भी पता होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि क्लास 8 में इंग्लिश का चैप्टर है तो हमें पढ़ना है, ये हमें जनरली भी ये चीजें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये छोटा सा टास्क है, इसको भाई प्लीज आप खुद करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, मैच उस टाइम कर लेना। आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 इवेंट्स दिए गए हैं, पहला तो यही है और 8th वाला यही है, इनको आपको सिर्फ सीक्वेंस में करना है, इनको 2 3 4 ऐसे करके नंबरिंग करनी है जैसे जैसे वो चैप्टर के अंदर अपेयर हुए हैं, ठीक है। तो ये आप खुद करना, अभी मैं बहुत मतलब बहुत लंबी हो गई है वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी ही करते हैं। आई होप आपको लेसन अच्छा लगा होगा और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो इस चैप्टर को अच्छे से कर पाए। सो थैंक यू, बाय।